क्रैमर रूल। तो ये क्रैमर रूल आज हम डिस्कस करेंगे। असल में क्रैमर रूल है किस लिए? पहली बात तो ये हमें देखनी होगी कि ये हम किस लिए क्रैमर रूल हमने करना है। क्रैमर रूल होता है असल में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमें पहले पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, ठीक है? तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है कि कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई जो भी आए वेरिएबल्स, उसकी मैक्सिमम पावर 1 हो। जैसे अगर मैं लिखूं कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ठीक है? तो ये एक लीनियर इक्वेशन होगी क्योंकि इसमें x की पावर भी 1 है, जो कि लिखते नहीं होते, y की पावर भी 1 है क्योंकि पावर हम लिखते नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं होती लिखने की। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। इसी तरह से अगर एक ही वेरिएबल में लिखना हो तो हम ये लिख सकते हैं 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है? अगर हमारे पास वेरिएबल, अब ये देखें ये एक वेरिएबल है, ये दो वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन है। इसी तरह से अगर 3 वेरिएबल्स आ जाएं तो वो हम इस तरह से लिख सकते हैं कोई भी इक्वेशन, माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 8। तो ये भी एक इक्वेशन बनती है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। तो इसको हम लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स में कहेंगे, यानी कि ये 3 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन है, ये 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन है, ये एक वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है। अब इन वेरिएबल्स को हम अननोन भी बोलते हैं, जैसे ये x लिखा हुआ है, ठीक है? तो x, y और z, ये तीनों क्या हैं? ये अननोन्स हैं। इसको हम अननोन्स भी बोलते हैं, ये हमारे वेरिएबल्स भी हैं। इसको हम अननोन, अननोन का मतलब कि हमने यही फाइंड करने होंगे। ये अननोन है, इनको हमने फाइंड करना है कि ये क्या, इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है? अब पहली बात तो होगी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या हुई कि जो जिसमें कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स जो है वो और वाई और जेड जो भी है उसकी मैक्सिमम पावर 1 हो, उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अब दूसरे नंबर पर आता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है? सिस्टम, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा कि अगर एक से ज़्यादा इक्वेशंस आ जाएं, 2, 3, 4 इस तरह की इक्वेशंस आ जाएं, तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यानी कि लीनियर इक्वेशंस एक से ज़्यादा आ जाएं। मैट्रिक में भी हम करते रहे, मैट्रिक में हम करते रहे हैं जी कि एक 2 वेरिएबल्स में हमारे पास इक्वेशंस होती थी, ठीक है? तो जिस तरह से ये अगर मैं इधर 3 लिखूं तो एक और इक्वेशन साथ लिख दूं, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। तो इसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे क्योंकि ये दो इक्वेशंस आ गई हैं। तो एक से ज़्यादा इक्वेशंस आ जाएं, वो 2 हों, 3 हों, 4 हों, उसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलेंगे। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। अब जब से अब ये 3 वेरिएबल्स में भी हो सकती हैं। इसी तरह से अगर 3 वेरिएबल्स में आपको ये लिखें हम, तो ये 3x माइनस कोई मैं वैसे ही लिखने लगा हूँ, कोई इक्वेशन 3x माइनस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू प्लस 5z इज इक्वल टू 3। दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं 4x माइनस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 4। तो ये भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं, इसमें 3 अननोन्स हैं, या अननोन कहते हैं या वेरिएबल्स कहते हैं। तो ये भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये हमारे पास हो गई। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना हमने, अब हमारा काम क्या है? सॉल्यूशन। हमने फाइंड करना है सॉल्यूशन। असल में सॉल्यूशन क्या चीज़ होती है?
सॉल्यूशन इसका, सॉल्यूशन का मतलब है कि आपने ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा, अगर मैं इसमें एक साथ और तीसरी इक्वेशन भी ऐड कर दूं, ठीक है, तो वो भी -x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, ये 3 इक्वेशंस बन गई। तो मैं इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहता हूँ इस लीनियर सिस्टम का। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि मैं x और y की वो वैल्यूज़ फाइंड करूँगा कि x y, ये यहाँ पर y है और ये z, ठीक है, ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो x की कोई वैल्यू होगी, फिर y की, फिर z की, ये 3 वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। कौन सी वैल्यूज़ होंगी? अगर हम वो वैल्यूज़ यहाँ पर इक्वेशंस में पुट करें तो ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दें। अब इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको इक्वेशन को यहाँ पर पुट करूँ, ठीक है, इक्वेशंस को अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ, इससे पहली इक्वेशन में x की वैल्यू इधर लगाऊँ, y की वैल्यू इधर लगाऊँ, z की वैल्यू इधर लगाऊँ, तो ये 3 इज इक्वल टू 3 आ जाना चाहिए, यानी कि बराबर इक्वेशन इक्वल हो जानी चाहिए। इसी तरह से वही वैल्यू मैं इधर इस इक्वेशन में लगाऊँ तो ये 4 इज इक्वल टू 4 होना चाहिए, और वही वैल्यूज़ अगर मैं इधर लगाऊँ तो ये 2 इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। इसका मतलब है इक्वेशन सेटिस्फाई करना, तो ये इक्वेशंस सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो सॉल्यूशन का मतलब है एक्स वाई जेड की वो वैल्यूज़ जिससे ये तीनों इक्वेशंस सेटिस्फाई हो जाएं, उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन फाइंड करना है अब हमने, तो इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के हैं। तो उनमें से एक तरीका जो है वो क्रैमर रूल का है, जो हमने आज पढ़ना है। ये क्रैमर रूल का तरीका है। तो सबसे पहले तो हो गया लीनियर इक्वेशन, फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जिसमें एक इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई और जेड जो भी हों वेरिएबल्स, उनकी पावर मैक्सिमम 1 हो, एक से ज़्यादा पावर उसकी ना हो। दूसरे नंबर पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा? अगर एक इक्वेशन से ज़्यादा इक्वेशंस आ जाएँ, मोर देन 1 इक्वेशन, 2 इक्वेशंस आ जाएँ, 3 इक्वेशंस आ जाएँ, तो उसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। और तीसरे नंबर पर सॉल्यूशन इसका क्या होता है कि एक्स वाई जेड की वो वैल्यूज़ जो इन इक्वेशंस को, सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते साइमल्टेनियसली, एक ही मर्तबा, यानी कि एक्स वाई और जेड की एक एक वैल्यू होगी ना, तो वो सब को सेटिस्फाई कर दे। तो अगर वो एक भी इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इट मीन्स कि एक्स वाई जेड की तमाम वैल्यूज़ को उसे सेटिस्फाई करना चाहिए, तो उसको हम एक सॉल्यूशन बोलेंगे। तो हमने यही सॉल्यूशन फाइंड करना है। इसी सॉल्यूशन के डिफरेंट तरीके हैं, और उन्हीं में से एक तरीका जो है, एक मेथड है क्रैमर रूल का। तो हम देखते हैं कि जी क्रैमर रूल क्या है और किस तरह से ये ऑपरेट करता है। अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल, x इज इक्वल टू A1 डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट है, इसको मॉड भी बोलते हैं, A मॉड कह लें, ठीक है, और A डिटर्मिनेंट कह लें। इसी तरह से ये A1 डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि ये A1 डिटर्मिनेंट क्या होगा और A डिटर्मिनेंट क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर ये भी मैं बता दूँ कि डिटर्मिनेंट के मैंने आपको 2-3 तरीके बताए हैं कि आपने इस तरह से भी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, आप एक्सपेंशन के तरीके से भी निकाल सकते हैं, आप वो किसी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके भी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो इसके अलावा एक और भी मेथड मैंने आपको करवाया था डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का। तो अब जब यहाँ पर डिटर्मिनेंट हमने निकालने हैं तो आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है। जो उन मेथड्स में से आपको आसान मेथड लगता है, आप वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और उस मेथड के ज़रिए आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहरहाल एक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने का तरीका क्या है? A1 डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। इसी तरह से A2 सॉरी वाई फाइंड करने का तरीका A2 डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। इसी तरह से Z फाइंड करने का तरीका, इसका फार्मूला A3 डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट।
तो ये तो एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ फाइंड करने का तरीका होगा। अब हम देखते हैं कि ये ए डिटर्मिनेंट ए कहाँ से आएगा हमारे पास, ए वन कहाँ से आएगा जिनका हमने डिटर्मिनेंट लेना है, ए टू कहाँ से आएगा और ए थ्री कहाँ से आएगा, वो अब हम देखते हैं जी, ये कहाँ से आएंगे। उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये एग्जांपल मैंने लिखी है, 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 37, 3x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 39 और 5x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 44। अब ये है हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमने इसका फाइंड करना है सोल्यूशन। सोल्यूशन का क्या मतलब है कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर y की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर z की वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ये हमारा मकसद है, मेन है, मेन एम है। अब क्रैमर रूल के ज़रिए करने हैं तो क्रैमर रूल में हमने अभी ये फार्मूला देखा है कि x का फार्मूला क्या है, a1 डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसी तरह से y का फार्मूला क्या है, a2 डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, और z का फार्मूला क्या है, a3 डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। अब हमने यहाँ से a बनाना है, फिर a1 डिटर्मिनेंट बनाना है, फिर a2 बनाना है, फिर a3 बनाना है। ठीक है, तो लेट्स सी, इसको हम पहले तो हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये कोफिशेंट्स इनके 2x का 2 कोफिशेंट्स, इसको कोफिशेंट बोलते हैं। जो x के साथ लिखा हो, y के साथ और z के साथ जो नंबर होता है उसको कोफिशेंट कहते हैं। 3y है तो इसका 3 ये कोफिशेंट, इस तरह से ये वाला z के साथ 2 लिखा हुआ है। उसके बाद 3 ये वाला, उसके बाद 2 इधर आ जाएगा, उसके बाद ये वाला 2 इधर आ जाएगा, इसके बाद 5 ये आ गया, प्लस y है तो इसके साथ कुछ भी नहीं है तो इट मीन्स 1 होता है, तो ये 1 लगा देंगे। और z है तो ये 1 लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पर ये भी मैं बता दूँ, अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर x 5x होता ही ना, यहाँ पर फ़र्ज़ करें ये नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पर 0 लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू नहीं है, सिर्फ ये होता y प्लस जेड इज इक्वल टू 44 तो हम 0 लगाते, लेकिन अब तो है खैर। तो अब अगर है तो फिर हम ऐसे नहीं करेंगे, अगर वैल्यू है तो वो लगाएंगे, अगर नहीं है तो 0 लगा देंगे। और ये हमारे पास अननोन्स आ जाएंगे एक्स वाई जेड एक कॉलम मैट्रिक्स में, और ये जितनी वैल्यूज़ हैं इधर 37 39 44 वो हम इधर मैट्रिक्स में लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 मैट्रिक्स बन गए। एक ये मैट्रिक्स, इसको हम ए का नाम दे देंगे। ठीक है, इसको हम ए का नाम देंगे, इसको हम एक्स का नाम देंगे और इसको हम बी का नाम देंगे। तो ये हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी बनेगा। अभी देखते हैं इसको, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। ए को, पहले मैट्रिक्स को ए का नाम दे दिया, ये देखें। ठीक है, ये ए बन गया ये वाला मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स को हमने एक्स का नाम दे दिया। ठीक है, और इस मैट्रिक्स को हमने बी का नाम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक्स है, एक्स के नीचे ये बार का साइन है, तो आप ये एक्स सिंपल भी लिख सकते हैं, ये एक्स भी लिख सकते हैं। और इसी तरह से बी, ये नीचे बार का साइन है, आप इसको ये बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों तरह से लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये बी और ये बी लिख सकते हैं। तो ये बनता है ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब हमने क्या करना है, ए हमारे पास ये है, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए वन क्या बनेगा, ए वन का तरीकाकार क्या है, हमारे पास ये बी है और ये हमारे पास ए है। पहला कॉलम जो है ए का, यहाँ पर इस कॉलम में आपने रिप्लेस कर देना है बी को, इसको, तो इस बी को यहाँ पर आप रिप्लेस कर दें, तो ये बन जाएगा, पहले कॉलम की जगह पर आ जाएगा 37 39 44, और बाकी दोनों कॉलम आपने वैसे ही लिख देने एज इट इज़। इसको हम बोलेंगे A1। तो इसी तरह से जब आप A2 फाइंड करेंगे तो आपने सेकंड कॉलम को, जो ए में सेकंड कॉलम है, ये जैसे यहाँ पर है 3 2 1,
इसको आपने रिप्लेस कर देना है इसके साथ, यानी कि ये वाला मैट्रिक्स आपने यहाँ पर लिख देना है सेकंड कॉलम में। इसको हम A2 बोलेंगे, बाकी वही लिखेंगे। अब 2 3 5 2 2 1 ये दोनों कॉलम वैसे के वैसे ही हैं, सिर्फ सेकंड कॉलम आपने ये चेंज कर दिया इसके साथ, ठीक है। अब इसी तरह से जब आप A3 लिखेंगे तो आपने यही कॉलम जो है वो थर्ड के साथ चेंज कर देना, थर्ड कॉलम के साथ। A1 में आपने फर्स्ट कॉलम चेंज करना है, फर्स्ट कॉलम की जगह पर बी मैट्रिक्स लिखना है। A2 में सेकंड कॉलम की जगह पर लिखना है, और A3 में आपने थर्ड कॉलम लिखना है, थर्ड कॉलम को रिप्लेस करना, ठीक है। तो ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, और ये हमारे पास A। तो हमारे पास जो फार्मूला था, जो मैंने आपको जो स्टार्ट में हमने करामर रूल का बताया था, वो क्या है, x इज इक्वल टू A1 डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट, यानी कि हमें A1 का भी डिटर्मिनेंट निकालना है, A का भी। फिर इसी तरह से y क्या होता है, A2 डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट, और z क्या होता है, A3 डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। तो हमें इन चारों के डिटर्मिनेंट आप फाइंड करने होंगे। अब डिटर्मिनेंट आपको बताया कि आप किसी भी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं जी इनके डिटर्मिनेंट, मैंने भी फाइंड किए हुए हैं, आप खुद से कर सकते हैं जिस मर्जी तरीके से। अब ये देखें, ये ए डिटर्मिनेंट हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो मैंने एक रो सेलेक्ट की, ये पहली रो सेलेक्ट कर ली, पहली रो सेलेक्ट की तो पहला नंबर लिखा 2। जब 2 लिखा तो ये कॉलम छोड़ दिया और ये रो छोड़ दी, बाकी क्या बचा, 2 2 1, इनको मल्टीप्लाई कर दिया इसको इसके साथ, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं फिर इसका डिटर्मिनेंट। तो 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, तो ये बन गया, ठीक है। दूसरे नंबर पर दूसरा नंबर है हमारे पास 3, ये 3 लिखा, ये माइनस के साथ, ठीक है। क्योंकि प्लस माइनस कैसे लगाते हैं ये मैंने आपको बताया था कि पहले नंबर के साथ आपने प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस और प्लस, इस तरह से आपने साइन लगाने हैं। अब ये देखें, मैंने 2 लिखा था तो उसके साथ मैंने प्लस लगाया, अब मैंने 3 लिखने लगाऊं तो 3 के साथ मैं माइनस लगाऊंगा, तो ये माइनस मैंने लगा दिया। अब जब आपने 3 लिखना है, ठीक है, तो आपका 3 वाला कॉलम छोड़ देना है और 2 वाला यही रो छोड़ देनी है, तो बाकी बचेगा 3 2 5 और 1। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये 3 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 2 ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगला नंबर है 2, तो ये कॉलम छोड़ दें, ये रो छोड़ दें और इसके साथ ये प्लस लगेगा ये वाला, तो इसको मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 2, तो 3 माइनस 10। अब इसको आप सॉल्व कर लें, तो ये डिटर्मिनेंट है, ये लास्ट लेक्चर में हमने बड़ी अच्छी तरह से डिटेल से इसको पढ़ा था। तो ये बनता है जी 7, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 7, इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो ए डिटर्मिनेंट 7 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम करेंगे A1 डिटर्मिनेंट। तो A1 डिटर्मिनेंट क्या है, 37 39 44, ये पहला कॉलम जो B को हमने रिप्लेस किया था। अब इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट ये देखें मैंने इधर किया हुआ है बिल्कुल उसी तरीके से। पहला आप पहली रो सेलेक्ट करें, 37 लिखा, ये कॉलम और रो छोड़ दी, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 बाय 1 इंटू 2, तो ये आपका A1 डिटर्मिनेंट आ गया। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 49 बनता है। इसी तरह से A2 फाइंड करेंगे, तो A2 उसी तरह से डिटर्मिनेंट आप फाइंड कर लें, तो ये बनता है 35। और A3 फाइंड करेंगे इसका डिटर्मिनेंट, तो ये अब बनेगा 28। अब जब भी आपने ये सारे डिटर्मिनेंट्स निकाल लेने हैं, यानी कि A1 भी निकाल लिया, ए डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया, A1 भी आ गया, A2 भी आ गया, A3 भी आ गया, तो अब अगला हमारा स्टेप जो होगा वो एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ फाइंड करना होगा सिर्फ।
अब x की वैल्यू, x हमारे पास क्या है, अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं x है a1 डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, यानी कि हमारा आएगा 49 ओवर 7, तो ये क्या बनेगा 7 आ जाएगा। इसी तरह से जब y फाइंड करेंगे तो y क्या होगा a2 डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, तो वो होगा 35 ओवर 7, तो ये आ जाएगा 5। और इसी तरह से जब z फाइंड करेंगे तो वो क्या बनेगा 28 ओवर 7 दैट इज़ इक्वल टू 4। तो आपके पास ये एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आ जाएगी 7, 5 एंड 4। तो ये 3 वैल्यूज़ आ गई। अब यहाँ पर आप अगर देखना चाहें कि ये वैल्यू मैंने ठीक निकाली हैं या नहीं ठीक निकाली, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यूज़ हमारे या आंसर जो है वो हमारा ठीक आया है या नहीं आया, तो इसका हमें कैसे पता चलेगा? तो इसका हमें इस तरीके से पता चलेगा कि हम ये वैल्यू उस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं तो हमारा आंसर ठीक है, अगर नहीं सेटिस्फाई होती तो हमारा आंसर गलत है। ठीक है, तो अब हमने ये चेक करना है, वो चेक करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये देखना हो कि मेरा आंसर ठीक है या नहीं ठीक, तो फिर आप वहाँ पर इक्वेशंस में पुट कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं कि मेरा आंसर ठीक है या नहीं ठीक है। लें जी, ये इसका अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 7, y इज़ इक्वल टू आ जाएगा 5 एंड z इज़ इक्वल टू आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये 4 वैल्यू हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई, ये हमारा सोल्यूशन बन गया यहाँ पर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स वाई जी इज़ इक्वल टू 7, 5, 4। अच्छा जी, इससे आगे एक और क्वेश्चन है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए कि 1/4 x प्लस 2/4 y प्लस 1/4 z इज इक्वल टू 40, और इस तरह से 2/4 x प्लस 1/4 y प्लस 1/4 z इज इक्वल टू 50 और 1/2 x प्लस 1/2 z इज इक्वल टू 60। अब यहाँ पर ये भी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि एक तो यहाँ पर y नहीं है, y की कोई ये इससे यहाँ पर y नहीं है, x और z है। दूसरा ये फ्रैक्शन में वैल्यूज़ हैं सारी, इनको हमने कैसे करना है? तो इसका तरीक़ाकार आसान है। ये हम इसको करते हैं ज़रा कि पहली इक्वेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। पूरी इक्वेशन को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 4, ये ऐसे करेंगे ना, इसको मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दें, ये आ जाएगा, सारी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो यहाँ भी इससे भी इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या बना, 4 4 से कैंसिल हो गया, इधर 4 4 से कैंसिल और इधर भी 4 4 से कैंसिल। तो ये बन गया 1x प्लस 2y प्लस 1z, और इधर 40 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो दैट इज़ 160। इसी तरह से इस इक्वेशन को भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 से क्यों करना है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में 4 है ना बटे में, डिनोमिनेटर में आपका 4 है, तो एलसीएम आपका 4 आ रहा है, तो आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 4 से करें और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ये भी बन जाएगा 2x प्लस 1y प्लस 1z इज इक्वल टू 200। इसी तरह से ये इक्वेशन है तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1x प्लस 1z इज इक्वल टू 120। अब 1 लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल इसको लिख सकते हैं x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 160, और इसी तरह से 2x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 200।
और x प्लस z इज इक्वल टू 120। तो आप सिंपल इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैट्रिक्स की शक्ल में लिखें तो जब इसको आप मैट्रिक्स की शक्ल में लिखेंगे तो आप ये देखें 1 2 1 ये आ जाएगा मैट्रिक्स फॉर्म में, फिर 2 1 1 और x की जगह 1 आ जाएगा, y की क्योंकि कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है तो उसकी जगह पर ये 0 आ जाएगा, और फिर 1 और ये x y z और बाकी ये b मैट्रिक्स आ जाएगा। अब इसको हमने जस्ट सॉल्व करना है क्रैमर रूल के ज़रिए, बाकी तरीक़ाकार वही है। और वो तरीक़ाकार क्या है, ए है, A1 डिटर्मिन A1 है, A2 है, A3 है, ए मैट्रिक्स जिसमें जो हमारा बना है A1 क्या होगा कि पहले कॉलम को इस बी मैट्रिक्स के साथ चेंज किया हुआ है, ये बी मैट्रिक्स यहाँ पर पहले कॉलम में, ठीक है। A2 में यही सेकंड कॉलम में, और A3 में यही थर्ड कॉलम में, ठीक है। तो ये तीनों कॉलम्स में तो A1 A2 A3 का, अब इसका इन तीनों का डिटर्मिनेंट, तो ए डिटर्मिनेंट बनता है -2, A1 डिटर्मिनेंट ये फाइंड करेंगे तो ये बनता है -120, और इसी तरह से A2 डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ये बनता है -40, इसी तरह से A3 डिटर्मिनेंट ये बनता है -120। तो ये अब चारों डिटर्मिनेंट आ गए, तो अब x y और z की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएंगी, लेट्स सी। x इज इक्वल टू A1 डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट दैट इज -120 और -2 इज इक्वल टू 60, और इसी तरह से y की वैल्यू 20 आएगी और z की वैल्यू 60 आएगी। तो ये x y और z की वैल्यूज़ आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने लिखे हैं जो आपने क्रैमर रूल के ज़रिए सॉल्व करने हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं, आपकी बुक से ही हैं, ये 3.5 एक्सरसाइज से ही हैं, और ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस आप लोगों ने क्रैमर रूल के ज़रिए करने हैं, ठीक है।